नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। केजरीवाल का दावा, जहां होगी आपकी सरकार वहां के संविदा कर्मी होंगे पक्के। कर्तव्य पथ पर अगले 15 दिन तक फ्री रहेगी पार्किंग, एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बताया प्लान। एक्सप्रेस वे और हाईवे के किनारे बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन, एनएचएआई ने खाली जमीन चिन्हित करने के दिए निर्देश। जीबी रोड से भागी महिला बोली, नौकरी दिलाने के नाम पर मुझे बेचा, अब बेटी को कर रहे मजबूर, डीसीडब्ल्यू ने जारी किया नोटिस। दिल्ली में दुर्गा पूजा की तैयारियों के लिए बैठक हुई तेज। बैठक में चर्चा हुई कि विसर्जन का कैसा होगा इंतजाम। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहां कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सरकार ने 87,036 कच्चे शिक्षकों को पक्का कर देश भर की राज्य सरकार को आईना दिखाया है। पूरे देश में पहली बार आपकी सरकार ने पंजाब में इतनी संख्या में कच्चे कर्मियों को पक्का किया। कई हजार और कई कच्चे कर्मचारियों को उन्होंने पक्का किया। केजरीवाल ने आगे कहते हुए कहा कि कच्चे कर्मचारियों के शोषण को खत्म करने का अब समय आ गया है। पंजाब से निकली यह हवा अब पूरे देश में फैलेगी। उन्होंने केंद्र समेत सभी राज्य सरकारों से पंजाब सरकार की तरह कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी आपकी सरकार बनेगी वहां कच्चे कर्मचारियों को पक्का करके उन्हें हक दिलाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 87,036 शिक्षकों को पक्का किया है। पंजाब में और भी कई हजार कर्मचारी हैं। सरकार उस पर भी काम कर रही है। जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उन सभी को पक्का किया जाएगा। कर्मचारियों को पक्का करने में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है ताकि कानूनी रूप से ऐसा किया जाए, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी को कोर्ट में चुनौती दे दे तो वो टिक जाए। केजरीवाल ने कहा इनमें कई ऐसे कच्चे कर्मचारी हैं जो पिछले 10-15 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और दुखी भी हैं। कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर तंग आ गए थे, उनकी उम्र भी अधिक हो गई थी, इसलिए उनकी उम्र में छूट भी दी जा रही है। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में जगह जगह राज्य सरकार और केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों के एक के बाद एक खत्म करती नजर आ रही है। नई दिल्ली नगर परिषद ने शुक्रवार से कर्तव्य पथ पर 4 स्थलों पर पार्किंग का संचालन अपने हाथ में लिया है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि हमें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से पार्किंग स्थलों को लेने के लिए एक पत्र मिला है। शुरुआत में हम 550 से 600 कारों और 32 से 40 बसों की पार्किंग की अनुमति देंगे। अगले 15 दिनों के लिए पार्किंग की सुविधा मुफ्त होगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि पार्किंग की दरें एनडीएमसी की बाकी पार्किंग स्थलों की दरों को समान होगी और हम उनका भी संचालन करने की निगरानी करेंगे। अधिकांश सुविधा को लागू कर दिया गया है और एनडीएमसी के 15 वर्कर्स को उनके सुचारू कामकाज के लिए तैनात किया गया है। कर्तव्य पथ पर आने वाले की सुविधाओं के लिए सीपीडीडब्ल्यू ने 1117 कारों और 40 बसों के लिए पार्किंग की जगह बनाई है। इसे पैदल यात्री अंडरपास से जोड़ा जाएगा ताकि विजिटर्स आसानी से लॉन तक पहुंच सकें। ये पार्किंग स्थल जनपथ और रफी मार्ग, सी हेक्सगॉन और मानसिंह रोड और जनपथ के बीच स्थित है। सीपीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा कि निर्माण एजेंसियों ने मानसिंह रोड और जनपथ के बीच साइट को अपने कब्जे में ले लिया है और उनके वाहन वहां खड़े किए हैं। इसे कुछ महीनों के बाद आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कुछ समय तक बाकी पार्किंग स्थल पर उपयोग भी किया जाएगा। सतीश उपाध्यक्ष ने कहा कि नई पार्किंग स्थल सिस्टम को सुव्यवस्थित किया जाएगा और आने वाले उन विजिटर्स के लिए उनका एक योग्य बदलाव देखा जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के किनारे अब खाली जमीन पर चार्जिंग हाउस बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाली जगहों पर वेयर हाउस, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के साथ फूड कॉर्नर बनाएगी। NHAI उन जमीनों को इस्तेमाल में लाएगी जो एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने के अधिकृत तो की गई, लेकिन अलाइनमेंट के हिसाब से निर्माण क्षेत्र के बाहर हो गई। NHAI अब इन्हीं जमीनों को व्यवसायिक कामों में लाना चाह रही है, जिसकी वजह से इनको चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। NHAI की ओर से सभी परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों को उनके क्षेत्र में ऐसी जमीनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है जिस पर एक विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है। बस मुख्यालय से सहमति मिलने का इंतजार है। दिल्ली और उससे सटे शहरों से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे को किनारे ऐसी कुछ जगह चिन्हित की गई है। इन जगहों पर पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं जहां कम जगह है वहां फूड कॉर्नर के साथ चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली जयपुर हाईवे और द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे कई जगहों को चुना गया। यहाँ वेयर हाउस बनाए जाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए EV की संख्या बढ़ाना जरूरी है। अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा से सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार कर रही है। दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया GB रोड, जहां पर दिल्ली महिला आयोग को महिलाओं की तस्करी और जबरनदेह व्यापार को लेकर एक महिला द्वारा शिकायत मिली। GB रोड पर रहने वाली एक महिला ने योग को इसकी शिकायत की। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि अपनी 9 साल की बेटी देह व्यापार से बचाने के लिए GB रोड से भाग निकली, लेकिन अब उसे अपनी और बेटे की जान का खतरा लगा हुआ है। शिकायतकर्ता ने आयोग की सदस्य वंदना सिंह को अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसमें उसने कहा कि 20 साल पहले जब वह 13 साल की थी तो कुछ लोग उसे नौकरी का झांसा देकर दिल्ली लेकर आए थे, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंची तो उसे GB रोड पर बेच दिया गया, जहां उसे पीटा जाता था, जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी, जिसके बाद मजबूरन उसे वेश्यावृत्ति का काम में लगा दिया गया। पीड़िता ने बताया कि उसे रोजाना अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रतिदिन 30-40 ग्राहकों के पास भेजा जाता था। पीड़ित महिला ने आयोग को बताया कि GB रोड से पुलिस ने उसे छुड़ा लिया था, जिसके बाद वो दक्षिण भारत के अपने गांव चली गई थी, लेकिन जिन आरोपियों ने उसे दिल्ली में बेचा था उन्होंने दोबारा से उसे अपहरण कर लिया और दिल्ली और पुणे में उसे वेश्यावृत्ति के लिए बेचकर मजबूर किया गया। पीड़िता ने आयोग को बताया कि आरोपी उस पर लगातार नजर बनाए हुए थे और जब भी GB रोड पर जाती थी तो अन्य महिलाओं के साथ उसे छुपा दिया जाता था। इतना ही नहीं, एक वीडियो बयान में पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि GB रोड में लड़कियों की तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण में पुलिस की भी मिलीभगत है। दिल्ली में गणेश चतुर्थी के बाद दुर्गा पूजा की तैयारी तेज की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम देखने को मिलेंगे। विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और सौरभ भारद्वाज ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर भी चर्चा की गई। दिल्ली सरकार यमुना में मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बना रही है। गणेश चतुर्थी पर यहां भी इंतजाम किए गए थे। अब दुर्गा पूजा के दौरान भी इसी तरह का इंतजाम करने का अधिकारियों को निर्देश मिला है। बैठक में पुलिस के बड़े अधिकारी, दक्षिण दिल्ली के 3 SDM, बाढ़ और सिंचाई विभाग के अधिकारी और पूजा समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस तरीके से यमुना में बढ़ती गंदगी को रोका जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बाढ़ और सिंचाई विभाग को यमुना में विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनाने का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सीधे यमुना में विसर्जन के लिए नहीं जाना होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए यमुना किनारे ही बड़े बड़े गड्ढे खोदकर पानी भर दिया गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए आयोजन स्थलों के आसपास के सड़कों का सौंदर्यीकरण, लाइटों की व्यवस्था और चाक चौबंद
सुरक्षा करने के भी अधिकारियों को कहा गया। आयोजन स्थलों में श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो पाए। दक्षिण दिल्ली स्थित ग्रेटर कैलाश और चित्तरंजन पार्क में सबसे बड़ी और भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान इन इलाकों में काफी चहल पहल और रौनक दिखाई देती है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए सभी इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की ज़मीरों को हमने ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में अब लंपी वायरस का खतरा बढ़ रहा है। राजधानी में 176 केस सामने आए हैं। लंपी वायरस के ज्यादातर केस साउथ पश्चिम जिले में निकले हैं। हालांकि अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। इन मामलों को लेकर दिल्ली सरकार के अधिकारी ने कहा कि पहले मामले का पता लगभग 8 से 10 दिन पहले चला था। दिल्ली सरकार रिंग टीकाकरण रणनीति अपनाएगी, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्वस्थ मवेशियों को टीका दिया जाएगा। इस बीमारी को लेकर विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि गोयला डेयरी क्षेत्र में लंपी वायरस के 75, रेवला खानपुर क्षेत्र में 40, गुमान हेड़ा में 21 और नजफगढ़ में 16 मामले सामने आए हैं। गोपाल राय ने मालिकों से लंपी वायरस के लक्षण दिखाने वाले मवेशियों को लगभग करने के लिए कहा गया है, जिसमें तेज बुखार, दूध उत्पादन में कमी, त्वचा में गांठें, भूख न लगना, नाक से पानी निकलना और आंखों में पानी आना शामिल हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने 2 मोबाइल पशु चिकित्सालय भी सेट किए हैं और नमूने एकत्र करने के लिए 11 रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया है। 4 टीम लोगों को वायरस के प्रति जागरूक करेगी। इसके साथ ही सरकार ने लंपी वायरस से संबंधित प्रश्नों के लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। गोपाल राय ने आगे कहा कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के रेवला खानपुर गौशाला में लंपी वायरस से संक्रमित मवेशियों के लिए एक आइसोलेशन वार्ड भी स्थापित किया गया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति उत्तर प्रदेश के लोगों को काफी भारी पड़ी। गौतम बुद्ध नगर में आबकारी विभाग ने 45 लाख रुपए की शराब बरामद की। विशेष अभियान चलाकर 293 लोगों को जेल भी भेजा गया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार शराब पर नई नीति लाई थी। नई नीति के तहत ठेका संचालकों ने लोगों को शराब पर ऑफर देना शुरू कर दिया। कई शराब ठेकों ने 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री देने का ऑफर चलाया। ऑफर के लालच में जगह जगह शराब खरीदने वालों की लाइन लग गई। शराब की दुकानों में बिक्री बढ़ाने के लिए धमाकेदार ऑफर की पेशकश की। उत्तर प्रदेश के लोग भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाकर आगे आना चाहा। दिल्ली में यूपी के लोगों ने शराब खरीदनी शुरू की, लेकिन नोएडा में उनकी चालाकी भारी पड़ गई। आबकारी विभाग की कार्रवाई से कुल 17,000 लीटर शराब की। इस दौरान 235 लोग भी आबकारी विभाग के अभियान में पकड़े गए। शराब को अब आबकारी विभाग ने 96 गाड़ियां से भी जब्त किया। गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि विशेष अभियान चलाया गया और इस दौरान 1 अप्रैल से 21 अगस्त तक 96 गाड़ियों से 17,000 लीटर शराब बरामद की गई।
मंगोलपुरी इलाके में गणेश विसर्जन में शामिल होने पर की गई अरमान की हत्या। अरमान के पिता हाकिम ने आरोप लगाया कि विसर्जन में शामिल होने से समुदाय के आरोपी गुस्से में थे और लोगों ने उसे मिलकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिवार के आरोप को निराधार बताते हुए पुलिस ने आपसी विवाद और इलाके में वर्चस्व को लेकर हत्या की बात कही। विवाद बाइक छू जाने से शुरू हुई थी। घटना में कोई सांप्रदायिक पक्ष नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहरुख, सैफ और विनीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को के ब्लॉक के चाकूबाजी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि 2 पक्षों में चाकूबाजी में 3 युवकों अरमान, मोंटी और फरदीन घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में तैनात एएसआई यूनुस खान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शनिवार दोपहर मीर दर्द रोड स्थित अपने घर में मृत अवस्था में मिले। पास ही उनके 2 और 3 साल के 2 मासूम सो रहे थे। आईपी स्टेट थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एसआई यूनुस खान की दूसरी पत्नी हिना खान और 3 बच्चों के साथ मीर दर्द रोड इलाके में रहते थे। हिना खान ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात यूनुस दोनों बच्चों के साथ घर में मौजूद थे, जबकि वह 6 साल की बेटी को लेकर अपने मायके गई हुई थी। शनिवार सुबह उसके पति को फ़ोन किया मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो घर आ गई। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी खटखटाने पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ों को खोला गया। कमरे में यूनुस मृत पड़े थे। दोनों मासूम बच्चे पिता के शव के पास सो रहे थे। छानबीन करने के बाद पुलिस अधिकारी ने बताया कि यूनुस के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है। यूनुस खान मूलतः मेवात हरियाणा के रहने वाले थे। उनकी पहली पत्नी और बच्चे मेवात में रहते थे, जबकि वह अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। वो कमला मार्केट स्थित अपराध शाखा के कार्यालय में तैनात थे। पुलिस मामले की छानबीन फिलहाल कर रही है। फसल कटाई के बाद दिल्ली एनसीआर के लिए हर साल सांसों पर संकट पैदा करने वाली पराली की समस्या से रिकॉर्ड समय में निजात मिल सकेगी। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान ने बायो डिकम्पोजर का पाउडर तैयार करने में सफलता हासिल की। संस्थान के वैज्ञानिकों ने 2 साल के पास से तैयार किया है। ये रिकॉर्ड 18 से 20 दिन में खेत से पराली के अवशेषों को समाप्त करने में सक्षम है। पायलट स्तर पर सफलता के बाद 30 सितंबर को अमृतसर से उनका व्यावहारिक प्रयोग शुरू होगा। इस साल आईएसआर 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5000 हेक्टेयर भूमि पर पराली निस्तारण के लिए मुफ्त उपलब्ध कराएगा। इसके लिए यहाँ से जहाँ पूर्व में कैप्सूल का घोल बनाने में लगने वाले समय में कमी आएगी, वहीं खेत में पराली निस्तारण में लगने वाले 15 दिन में भी कमी आएगी। वैज्ञानिक डॉक्टर लवनीत शुक्ला ने कहा कि 2 साल तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फसल अवशेषों के साथ विभिन्न प्रयोग किए गए हैं। विशेष कार्यशाला बनाकर पाउडर को तैयार किया गया है। पाउडर तैयार करने होने के बावजूद 6 महीने तक जीवाणुओं से भरपूर रहता है। इसके इस्तेमाल से खेत की भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन की कमी बढ़ेगी। पाउडर को वाणिज्यिक उत्पादन का अधिकार वाले 9 लाइसेंसी फॉर्मों को दिया जाएगा। वहीं बिक्री के लिए बाजार में लाने से पहले देश भर में 5500 एकड़ भूमि पर इस साल मुफ्त प्रयोग करेंगे। ये भूमि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में धान के अवशेषों वाले खेतों की होगी, जहां चावल का उत्पादन होता है। इसकी कीमत पर करीब 100 रुपये प्रति पैकेट या उससे कम होगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ।
से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फारुखाबाद यूपी का रहने वाला बीएससी डिग्री होल्डर दिल्ली आकर महिला दोस्त के साथ ठगी करने में लगा हुआ था। वो करीब 2 वर्ष में बीएसएफ के अफसर समेत 200 लोगों के साथ ठगी कर चुका है। आरोपी ने जस्ट डायल पर फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी और मोबाइल नंबर रजिस्टर कराए हुए थे। वो भारत में कहीं भी सामान भिजवाने के नाम पर ठगी करते थे। दक्षिण जिले के साइबर थाना पुलिस ने युवक श्याम बाबू शर्मा उर्फ करण, जो कि 25 उम्र का है, उसकी महिला दोस्त प्रियंका देवी, जो कि 36 की है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ठगी 3.15 लाख रुपए, 20 मोबाइल, 15 सिम कार्ड, 27 डेबिट कार्ड, 15 चेकबुक, 5 पासबुक, 2 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया है। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार व्यवसायी जितेंद्र ने वर्ष 2008 से कंपनी चला रहे। उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी। उन्होंने जस्ट डायल पर फ़ोन किया और ट्रांसपोर्ट के किराए के बारे में पूछा, जिसके बाद जलसाजों ने उन्हें फ़ोन किया और रेट लिस्ट भेज दी। जीएसटी, पर्यावरण टैक्स समेत पीड़ित से कुल 45,017 रुपये जमा कराने के लिए कहा। जितेंद्र पहूजा की शिकायत पर मामला दर्ज कर साइबर थाना प्रभारी अरुण कुमार वर्मा की देखरेख में एसआई संदीप सैनी और महिला हमलादार सीमा यादव की टीम ने जांच शुरू की। पता चला कि आरोपी ने बीएसएफ से SIRM शंकर सिंह से भी कई लाख रुपए ठग लिए हैं। बैंक खातों की डिटेल खंगाली गई। मोबाइल सर्विलेंस से पता लगा कि ठगी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर मूल रूप से शास्त्री नगर, कमलागंज 2, अमनाबाद, फारुखाबाद यूपी निवासी प्रियंका देवी के नाम पर चल रहा है। पुलिस ने प्रियंका देवी और श्याम बाबू शर्मा उर्फ करण को गिरफ्तार किया। मोहल्ला आज़ाद नगर, कमलगंज, अमनाबाद, फारुखाबाद यूपी निवासी श्याम बाबू ने बीएसआई की हुई है। नौकरी नहीं मिलने पर आरोपी प्रियंका देवी के साथ 2 वर्ष पहले दिल्ली आ गया था। गरीब ट्रेन की तरह अब AC 3 इकोनॉमी कोच में भी सफ़र के दौरान कंबल और चादर यात्रियों को मिलेगा। रेलवे जल्द ही ये सुविधा शुरू करेगी। अभी तक इस तरह के कोच में यात्रियों को अन्य ऐसी कोच की तरह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। रेलवे अधिकारी के अनुसार 20 सितंबर से इस सुविधा को शुरू करने की योजना है। इस कोच में सफ़र करने वाले यात्री को भी अन्य कोच की तरह ही बेड रोल दिया जाएगा। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि ये सुविधा यात्रियों को मुफ्त मिलेगी या गरीब रथ ट्रेन की तरह पैसा वसूला जाएगा। इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा। कोविड काल को छोड़कर अन्य सामान्य दिन में ट्रेन की कोच में कंबल, तकिया और चादर यात्रियों को उपलब्ध कराई जाती है। गरीब रथ ट्रेन में सुविधा के लिए 25 रुपये का शुल्क यात्रियों को
सफ़र के दौरान देना होता है। दरअसल इस ट्रेन का यात्रा किराया अन्य ट्रेन से कम है। इसे ही देखते हुए मुफ्त कंबल की सुविधा नहीं है। इसी तरह AC3 इकोनॉमी क्लास में सफ़र अन्य AC3 कोच वाली ट्रेन के मुकाबले सफ़र करना सस्ता है। इस वजह से शुरुआती दौर में कंबल और चादर नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन यात्रियों की मांग पर अब रेलवे भी इस फैसले को लेकर यात्रियों की सुविधा देने जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में उतना ही। हमारे खबरों को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार। बोल धरती जयकारा गगन है